वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर जय वाघ स्वागत करता हूँ आपका एक नए चैप्टर के साथ। यूनिट है रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन यूनिट में ऑलरेडी हम दो चैप्टर्स के बारे में इन डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। सबसे पहला जो चैप्टर था वो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे हमने रिप्रोडक्शन की फेजेस और रिप्रोडक्शन के पूरे जितने भी पार्ट्स होते हैं उस पर डिटेल में डिस्कशन किया था। उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर था दैट वाज बिलोंगिंग टू बॉटनी, जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट था, वो भी हमने एज फार एज माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न वो डिटेल में हमने पढ़ चुके हैं। नहीं, अगर आपको समझ में आ चुका होगा तो पहले चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स है रिप्रोडक्शन इन प्लांट के वो प्लीज एक बार फिर से देख लीजिए। आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स है, आप फिर से दोहरा सकते हो। इफ यू डिडंट गॉट इट तो मुझे आप प्लीज मैसेज कर दीजिए, ऑडियो फॉर्म में डाल दीजिए, कुछ भी करो, मुझ तक क्वेश्चन पहुंचाओ, मैं आपको आंसर कर दूंगा बच्चों। और तीसरा सब्सिक्वेंटली जो चैप्टर ये यूनिट में आता है 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट यूनिट में, और वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, पर्टिकुलरली रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऐसे नाम से ये चैप्टर अलग अलग टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में सबसे पहले तो हमें क्या डिस्कस करना है बच्चों। सी, मैं अभी रिप्रोडक्शन के मोड्स और सेक्सुअल इसमें नहीं आऊंगा क्योंकि पहले चैप्टर में ऑलरेडी हम उसे डिस्कस कर चुके हैं। तो हर लेक्चर की तरह ये लेक्चर में भी एक पॉजिटिव थॉट के साथ विथ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड अ गुड स्माइल ऑन फेस हम ये लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। तो आज का पॉजिटिव थॉट है बच्चों, जो स्मॉलर माइंड्स होते हैं ना, द पीपल्स विद स्मॉलर माइंड दे यूजुअली डिस्कस अबाउट द पर्सन्स। आपने देखा होगा जो यूजुअल या कॉमन पीपल्स होते हैं ना, स्मॉल माइंडेड पीपल्स, दे डोंट हैव एन एडिक्वेट एजुकेशन, तो वो लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं। द पीपल्स विद एडिक्वेट माइंड, द पीपल्स विद एडिक्वेट माइंड या मॉडरेट माइंड, दोज पीपल्स विल डिस्कस अबाउट द इवेंट। अरे कोरोना क्राइसिस है, ये हो गया, अमका हो गया, फलाना हो गया, तो ये इवेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बट द ग्रेट माइंड्स ऑलवेज डिस्कस अबाउट द आइडियाज। अगर दो ग्रेट लोगों को एक दूसरे के साथ बात करते हुए देख लो तो बच्चों समझ लीजिए कि आपकी निकल पड़ी। क्यों? क्योंकि जो ग्रेट पीपल्स होते हैं, जो ग्रेट माइंडेड पीपल्स होते हैं, वो हमेशा आइडियाज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी बड़े बिजनेसमैन की या बड़े एजुकेशन इंडस्ट्री के किसी पर्सन की या किसी साइंटिस्ट की या किसी भारत रत्न की अगर आप ये सुनोगे, जब वो बोलते हैं, लोगों से बोलते हैं, तो उनको अगर सुनोगे तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आएगा, दे ऑलवेज डू थिंक अबाउट द आइडियाज। तो आइडियाज के बारे में सोचते रहिए, आइडियाज के बारे में बोलते रहिए और डिस्कशन भी करते रहिए। थोड़ा सा अच्छा स्माइल और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो कोई भी मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा ह्यूमन मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है ना बच्चों एनिमल में, पर्टिकुलरली ह्यूमन में, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक चार्ट के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम नॉट डिफरेंशिएटिंग एज अ मेल और फीमेल, पर एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूजुअली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है ना, मैं इसे इंटेंशनल ढक देता हूँ, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बच्चों। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी का मतलब क्या? रिप्रोडक्शन का बेसिक इंटेंशन क्या है? अगर किसी ने आपसे पूछा तो चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर अगर आप रिकॉल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सी व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो परपेचुएशन ऑफ स्पेसीज होता है, अपनी स्पेसीज को, अपनी तरह की जो स्पेसीज है उसे कंटिन्यू करना, परपेचुएट करना। हीलिंग करना मतलब मेंटेनेंस करना। अगर आपको आपकी तरह की स्पीसीज को कंटिन्यू करना है, अगर आपकी स्पीसीज एक्सटिंग्विश नहीं है, होनी है, तो आपको रिप्रोडक्शन करना होगा या नेचर के थ्रू वो होते जाएगा। तो प्राइमरी पर्पस क्या है रिप्रोडक्शन का? तो आप ऐसी सेल या आप ऐसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करोगे जो आपकी जेनेटिक कंटेंट को दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ लेके जाएगा। तो प्राइमरी इंटेंशन होता है बच्चों रिप्रोडक्शन का डीएनए डुप्लीकेशन एंड डीएनए मिक्सिंग। तो जो भी जेनेटिक कंटेंट है वो डुप्लीकेट करना और उसे एक दूसरे के साथ जोड़ देना, ये दिस इज द बेसिक इंटेंशन ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में प्राइमरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं बच्चों? प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं गोनैड्स। और ये जो गोनैड्स होते हैं ना, ये गोनैड्स आपने टिश्यू के टाइप्स पढ़े होंगे या सेल्स के टाइप पढ़े होंगे।
तो दो तरह की सेल्स ह्यूमन बॉडी में होती है, एक होती है सोमैटिक सेल्स, दूसरी होती है जर्म सेल्स। तो ये जो जर्म सेल्स होती है ना, दे आर प्रेजेंट हियर, दीज आर द ऑर्गन्स व्हिच कैरी द जर्म सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स को ये स्ट्रक्चर कैरी करते हैं। एंड दीज गोनैड्स आर मेड अप ऑफ जर्म सेल्स, आप इसे जर्मिनल सेल्स भी बोल सकते हो। तो वो जो सेल्स होती है वो यहाँ पे होती है बच्चों। एंड कंपेरेटिव एज कंपेयर टू एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम गैमेट्स बोलते हैं, वो उससे भी छोटा होता है। तो गोनैड्स आपको समझ में आ चुके होंगे। गोनैड्स आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एनिमल्स। तो ये जो गोनैड्स होते हैं दो तरह के होते हैं डेफिनेटली। मेल्स में होते हैं टेस्टिस, मेल्स में होते हैं टेस्टिस, और फीमेल्स में होती है ओवरीज। तो टेस्टिस जो होती है डेफिनेटली दे प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स एंड दोज आर कॉल्ड एज स्पर्म्स। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है या ओवरीज होती है, दे प्रोड्यूसेस ओवा, या हम उसे एग्स सेल्स ऐसा भी बोलते हैं। तो ये जो टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म, ये जो प्रोसेस होता है हम इसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब ओवरीज प्रोड्यूस करती है ओवा या एग्स को, तो हम उसे बोलते हैं oogenesis। अगर ये दोनों प्रोसेस को हम एक साथ बोलते हैं तो हम उसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। तो बच्चों प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फंक्शन आपको समझ में आ चुका है। दिस इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर एनी ऑर्गेनिज्म इन रिप्रोडक्शन, तो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट प्राइमरी। तो एक बार गैमेट प्रोड्यूस हो गए, तो गैमेट प्रोड्यूस हो जाने के बाद बाकी बचा हुआ फंक्शन क्या होता है बच्चों? तो सबसे जरूरी बात कि यूजुअली क्या होता है ना कि गैमेट एक जगह पे प्रोड्यूस होते हैं और फंक्शन या फर्टिलाइजेशन होता है दूसरी जगह पर। द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट एंड द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज डिफरेंट इन एनिमल्स। तो ये दोनों को ब्रिज करना, ये काम होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज दे आर ट्रीटेड एज अ सेकेंडरी क्यों बच्चों? तो वो गोनैड्स या आपका जेनेटिक कंटेंट नहीं बनाते हैं, वो प्रोसेस को हेल्प करते हैं, ना कि प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोसेस को हेल्प करने वाले, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ सेकेंडरी। तो सेकेंडरी जो होते हैं ना, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स, ट्यूब्स और डक्ट्स होते हैं। तो ये एक तरह का आप बोल सकते हो ब्रिज होता है, गैमेट प्रोड्यूस जो करता है ऑर्गन वहां से जहां तक उसे फर्टिलाइज होना है या यूनाइट होना है। तो इसे जोड़ने वाली जो ट्यूब्स होती है, ट्यूब्यूल्स होती है, डक्ट्स होती है या कॉर्ड्स होती है, ये सभी आती है सेकेंडरी में। और दूसरा होता है बच्चों एसेसरी ग्लैंड्स, उसका नाम खुद बता रहा है हमें, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज एसेसरी। लेकिन इतना भी एसेसरी नहीं होता है, अगर वो नहीं होता है तो कभी कभी इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। तो एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती है बच्चों? एसेसरी ग्लैंड्स मतलब ऐसी ग्लैंड्स होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, ऐसी ग्लैंड्स जो गैमेट्स को डक्ट्स या ट्यूब्स के थ्रू, उसके जरिए कैरी होने में मदद करती है, ना कि सिर्फ पैसेज में मदद करती है। आफ्टर पासिंग जहाँ पे सीमेन या मेल गैमेट्स डिपॉजिट होते हैं, वहां पर अगर कंडीशंस थोड़ी सी एडवर्स है, जैसे कि एसिडिटी होती है वजाना में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो उसे भी न्यूट्रलाइज करना, उसके लिए जितना भी कंटेंट लगता है, उसके लिए जितने भी फ्लूइड्स लगते हैं, वो सभी प्रोड्यूस करने का काम होता है एसेसरी ग्लैंड्स का। अलॉन्ग विद दैट सबसे जरूरी बात बता देता हूँ, एसेसरी ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस द स्ट्रक्चर, और आप बोल सकते हो वो न्यूट्रिटिव प्रोडक्शन भी करता है। तो नरिशमेंट ऑफ मेल गैमेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एसेसरी ग्लैंड का। सिर्फ मेल गैमेट्स में ही नहीं बच्चों, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी एसेसरी ग्लैंड्स होती है। और वो ही फंक्शन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बताया, वही फंक्शन वो कहाँ पे करती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो शायद आप ये चार्ट के जरिए समझ चुके होंगे कि किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर आपको पढ़ना है तो ये चार्ट एक बार जस्ट ओवरलुक कर लीजिए। इसमें एग्जाम में आने वाला कोई भी टॉपिक नहीं बच्चों, बट सिर्फ एग्जाम में ही लिखना है, इसीलिए हम किसी टॉपिक को अगर पढ़ेंगे तो शायद हम ये क्या आप बोल सकते हो प्रिपरेशन पूरा नहीं कर सकेंगे। अगर आपको कंटेंट बढ़ाना है, आपका कंटेंट बढ़ाना है, अगर आपको आपका इंफॉर्मेशन बढ़ाना है, तो ऐसी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो कम टू द पॉइंट, मूव टू आवर टुडेस टॉपिक। तो बच्चों ये तो हो गया। अब ये होने के बाद आज हमें इन स्पेसिफिक मैनर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना है।
तो मैं यही चार्ट आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। देखिए देखिए, अगर ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसका सिर्फ राइट हैंडेड पार्ट में डिलीट कर देता हूँ। मतलब क्या कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, यही चार्ट को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो सबसे पहले होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। सो व्हाट आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? आप इजीली आंसर कर सकते हो, होता है गोनैड्स। तो कौन से गोनैड बच्चों? तो टेस्टिस होता है मेल्स में। जो टेस्टिस होती है वो क्या करती है? दे आर प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, या हम उसे इन स्पेसिफिक लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये रहा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी सेकेंडरी जो है उसकी तरफ जाने से पहले ये पूरा कर लेते हैं बच्चों। मतलब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जितने भी है उसे हम पूरा इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप एनलिस्ट करोगे तो सबसे पहले आती है टेस्टिस। तो टेस्टिस से ही शुरुआत कर देते हैं। मैं इंटेंशनली ये जो सेकेंडरी है इसे रख कर देता हूँ, क्योंकि शायद आज का पूरा लेक्चर मैं डेडिकेट कर दूंगा सिर्फ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब टेस्टिस पर। तो टेस्टिस के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो सबसे पहले तो टेस्टिस होती है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दे आर कॉल्ड एज गोनैड्स। तो सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। उसकी कुछ मॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लेते हैं, मॉर्फोलॉजी, और उसके बाद हम उसका डिस्कशन करेंगे एनाटॉमिकली। हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो मॉर्फोलॉजिकली, या मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? ऊपर से अगर आप देखते हो तो कोई स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, हाउ डज इट लुक्स फ्रॉम एक्सटर्नल विजन, तो उसे आप बोलते हो मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले तो जो टेस्टिस होती है, ये टेस्टिस बॉडी के कौन से स्ट्रक्चर में, मतलब मैं ये डिस्कशन करूंगा कि उसका पोजीशन क्या होता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो बच्चों जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस, उसकी पोजीशन क्या होती है? अगर आप बॉडी में देखोगे ह्यूमन मेल, आपको टेक्स्ट बुक में उसके डायग्राम्स भी दी गई है, तो उसका पोजीशन होता है बच्चों, इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन। इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन अ पोजीशन। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब होता है बच्चों एब्डोमिनल ही है, लोअर एब्डोमिनल ही है, बट इनसाइड द एब्डोमेन नहीं है। एब्डोमेन उसे बोला जाता है जो पेरिटोनियम से कवर्ड होता है और बॉडी के अंदर होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल वो है जो एब्डोमिनल रीजन में तो है लेकिन आउटसाइड द एब्डोमेन है, तो ये बन जाता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं। तो जो टेस्टिस का बेसिक पोजीशन है वो पोजीशन है बच्चों, टेस्टिस आर लोकेटेड इन दिस मैनर। आई कैन शो यू दिस। तो दिस इज अपर पार्ट ऑफ थाई। तो यहाँ पे टेस्टिस होती है, यहाँ पे टेस्टिस होती है। सो दे आर सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द थाई बिटवीन टू लेग्स एंड इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कंडीशन। तो एब्डोमेन के बाहर सिचुएटेड होती है। तीसरी बात, ये जो टेस्टिस होती है ना, ये टेस्टिस का आप मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो एम्ब्रियोनिकली जिसको हम डिफाइन करेंगे, तो एम्ब्रियोनिकली दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। एम्ब्रियोनिकली दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों? तो तीन एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स होती है, आउटर एक्टो, इनर एंडो, मिडल मेसो। तो ये मिडल मेसो जो होती है ना उससे कंटिन्यू होता है, उससे एम्ब्रियोनिकली प्रोड्यूस होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मेसोडर्मल इन ओरिजिन। हाँ, इसके बारे में एक बात आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। तो ये जो टेस्टिस होती है ना बच्चों, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब बच्चा मेल चाइल्ड माँ के पेट में यूट्रस में ग्रो होता है टिल द 7th month ऑफ प्रेगनेंसी, टिल द 7th month ऑफ प्रेगनेंसी, ये जो टेस्टिस होती है ना बच्चों, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं होती है, ये होती है यहाँ पर। मतलब कहाँ पर बच्चों? तो एब्डोमेन में होती है। एब्डोमेन में वो एग्जैक्टली बिलो दी किडनी, एब्डोमेन के लोअर रीजन में सिचुएटेड होती है। तो आप बोलोगे सर ये टिल दी 7th month ठीक है, लेकिन 7th month के बाद क्या होता है? तो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, उसका आपको इससे ज्यादा अच्छा प्रूफ नहीं मिल सकता बच्चों। मेसोडर्मल कौन से ऑर्गन होते हैं जो एब्डोमेन में होते हैं? तो ये एब्डोमिनल एक पोजीशन थी, लेकिन 7वें महीने के आगे क्या होता है बच्चों? तो ये जो टेस्टिस होती है ना, ये टेस्टिस यहाँ से
दो कैनल्स आते हैं, कैनल स्पेशली मेड फॉर दिस प्रोसेस। तो ये जो कैनल होते हैं ना, ये इनग्वाइनल रीजन में होते हैं। ये जो रीजन होता है एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन के बीच में, इसे बोला जाता है जेनिटल रीजन को इनग्वाइनल रीजन। तो यहाँ पे दो कैनल्स होते हैं, थ्रू दी कैनल्स वो जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन के बाहर आ जाती है। एब्डोमेन के बाहर आ जाने के बाद उनके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, अभी वो स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे जरूरी बात, तो टेस्टिस 7वें महीने तक जेस्टेशनल पीरियड के या एम्ब्रियोनिक लाइफ के कहाँ पे होती है, एब्डोमिनल इन पोजीशन होती है बिलो द किडनी। और 7वें महीने के बाद मेल चाइल्ड में वो इन्ग्वाइनल कैनल के थ्रू कहाँ पे आ जाती है बच्चों, स्क्रॉटम में आ जाती है। स्क्रॉटम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे लेकिन 5 मिनट के बाद। तो ये जो कंडीशन होता है, ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस होता है नॉर्मल मेल चाइल्ड में 7वें महीने के बाद। पर अगर ये एक सर्जिकल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, तो इसमें भी एक्सेप्शंस आते होंगे। तो बच्चों इमेजिन करो कि किसी मेल चाइल्ड में ये डिसेंड ऑफ टेस्टिस अगर नहीं होता है तो क्या हो सकता है। डेफिनेटली ये जो बच्चा होगा, जो मेल चाइल्ड होगा, अप टू द प्यूबर्टी वो नॉर्मल होगा। अप टू द प्यूबर्टी वो नॉर्मल होगा। क्यों अप टू द प्यूबर्टी? क्योंकि जो गोनैड्स होते हैं वो प्यूबर्टी में ही स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो प्यूबर्टी में ही फंक्शनल हो जाते हैं, तब तक वो बच्चा नॉर्मल रहेगा। पर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब बाकी के उसके एज के जो भी मेल चाइल्ड होंगे ना, वो हार्मोनली एक्टिव हो जाएंगे, उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने लग जाएंगे, लेकिन ये बच्चा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं दिखाएगा और इसे बोला जाता है इनफर्टाइल मेल चाइल्ड। तो ये जो इनफर्टिलिटी होती है, ये कंडीशन को जब फेलियर ऑफ डिसेंड ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रॉटम होता है किसी भी सर्जिकल कंडीशन की वजह से, उसकी वजह से जो इनफर्टिलिटी आती है, ये कंडीशन को हम बोलते हैं बच्चों क्रिप्टरकाइडिज्म। क्रिप्टरकाइडिज्म। तो ये जो क्रिप्टरकाइडिज्म होता है, कभी कभी शॉर्ट नोट में आपको पूछा जाता है, एक्सप्लेन में आपको पूछा जाता है, तो याद रखो फेलियर ऑफ डिसेंड ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन टू एक्स्ट्रा एब्डोमेन is called as a cryptorchidism. What is the consequence of cryptorchidism? Male infertility is the significance या consequence होता है cryptorchidism का। हाँ, अभी इस पर एक कंडीशन हम बात कर लेते हैं। कभी कभी इस पर क्वेश्चन आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2-3 साल पहले जो नीट की एग्जाम थी उसमें एक बार क्वेश्चन आ चुका है, और बहुत सारे एग्जाम्स में ये इजी क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द एनिमल विथ एब्डोमिनल टेस्टिस। आइडेंटिफाई द एनिमल विथ एब्डोमिनल टेस्टिस। तो बच्चों एब्डोमिनल टेस्टिस जो एनिमल दिखाता है उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो आपको पता ही नहीं। यूजुअली हमें तो पता है कि टेस्टिस जो होती है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है, क्यों होती है ये भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी वो एनिमल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों जो एनिमल होता है ना, जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस नहीं दिखाता है, वो होता है एलिफेंट। वो होता है एलिफेंट और रैट, चूहे और हाथी। ये दो ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें टेस्टिस एब्डोमिनल होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं। हाँ, इन केस ऑफ एलिफेंट वो थ्रू आउट द लाइफ एब्डोमिनल ही रहती है, थ्रू आउट द लाइफ वो एब्डोमिनल ही रहती है। लेकिन इन केस ऑफ रैट्स, जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, जब वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, ब्रीडिंग सीजन होता है, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, तब उनकी जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल कंडीशन से एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कंडीशन में आ जाती है। तो ये था एक्सेप्शन अबाउट द क्रिप्टरकाइडिज्म इन एनिमल्स, पर्टिकुलरली अदर देन ह्यूमंस। तो बात करते हैं बच्चों, ये टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। स्टिल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजी। तो ये तो हो गया कि चलो क्रिप्टरकाइडिज्म अनयूजुअल कंडीशन है, उसे हम बाजू में रख देते हैं। चलो क्रिप्टरकाइडिज्म नहीं है, 7th मंथ के बाद यूजुअली टेस्टिस डिसेंड हो गई और कहाँ पे आ गई, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कंडीशन में आ गई। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कंडीशन में आ जाने के बाद वो कहाँ पे होती है बच्चों, तो वो होती है एक छोटे से पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोला जाता है स्क्रॉटम, इसे बोला जाता है स्क्रॉटम। और ये जो स्क्रॉटम होता है ना बच्चों, दिस स्क्रॉटम इज मेड अप ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, सॉरी हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू या मसल्स बोल सकते हो आप। और ये जो मसल्स होती है इन्हें बोला जाता है डार्टस ट्यूनिक मसल्स। ये जो स्क्रॉटम होता है इट इज मेड अप ऑफ हाईली डिस्टेंसिबल स्पेशलाइज्ड मसल्स, और मसल्स का नाम होता है बच्चों डार्टस ट्यूनिक मसल्स। Dartus tunic muscles. Those students who are serious about their NEET,
प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर, इवेंट से जोड़ दीजिए, आपको जल्दी समझ में आएगा, ज्यादा देर तक आप याद रख सकते हो। तो डार्टस ट्यूनिक मसल्स होती है, स्क्रॉटम का सिग्निफिकेंस क्या होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस को हार्बर करना कैसे करता है, तो वो स्पेशलाइज्ड मसल से बना हुआ होता है जिसका नाम होता है डार्टस ट्यूनिक मसल्स। क्या फीचर है डार्टस ट्यूनिक मसल्स का? डार्टस ट्यूनिक मसल्स इतनी डिस्टेंसिबल होती है कि वो नॉर्मली जितनी टेस्टिस को मतलब स्क्रॉटम हैज टू कंपार्टमेंट्स, यूजुअली जो स्क्रॉटम होता है वो दो कंपार्टमेंट में बटा हुआ होता है, डेफिनेटली लेफ्ट एंड राइट होगा, और ये होता है छोटा सा सेप्टम। तो किसी भी कंपार्टमेंट में कौन कौन से कंटेंट होते हैं? हाँ, आप बोलोगे सर ये इतना जरूरी है क्या? हाँ, इस पर क्वेश्चन आया है, नीट में आया था क्वेश्चन कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ आइदर कंपार्टमेंट ऑफ स्क्रॉटम। तो स्क्रॉटम के किसी भी कंपार्टमेंट में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, तो बच्चों प्लीज देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले तो टेस्टिस आएगा, उसके बिना वो तो क्रिप्टर किडिज्म में चला जाएगा, तो ये हो गया टेस्टिस। दूसरी बात होती है ये ऐसा एक डक्ट आता है बच्चों, ये डक्ट को आप बोलते हो वैसा डिफरेंशिया। तो ये जो वैसा डिफरेंशिया होता है ना, तो ये वैसा डिफरेंशिया हो जाता है। उसके बाद जो इपिडिडाइमिस होता है ना, इपिडिडाइमिस ये सी शेप का स्ट्रक्चर होता है इपिडिडाइमिस। तो ये इपिडिडाइमिस और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड या वैसा डिफरेंशिया। स्पर्मेटिक कॉर्ड का कौन सा रीजन बच्चों? तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल वाला, मतलब कौन सा? स्क्रॉटल, नीचे वाला जो टेस्टिस से कनेक्टेड होता है वो पार्ट किसका? स्पर्मेटिक कॉर्ड का। पूरा की पूरा एपिडिडाइमिस और पूरी की पूरी टेस्टिस, ये तीन कंटेंट होते हैं किसी भी कंपार्टमेंट ऑफ टेस्टिस के। फिर से एक बार देख लीजिए, पूरी टेस्टिस है, पूरा एपिडिडाइमिस है, पर जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो पूरा नहीं है, क्योंकि वो तो एब्डोमेन में चला जाएगा और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तक चला जाएगा। पर यहाँ पे आता है जितना भी टेस्टिस से रिगार्डिंग जितना पार्ट है ना, जितना टेस्टिस से कनेक्ट है उतना ही पार्ट आता है स्पर्मेटिक कॉर्ड का। तो ये हो गए कंटेंट ऑफ टेस्टिस। हाँ, अभी क्वेश्चन आता है कि क्यों एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है? हाथी में तो नहीं होता, यहाँ पे क्यों होता है बच्चों एक्स्ट्रा एब्डोमिनल? इसके लिए होता है कि थर्मोरेगुलेशन नाम का एक फिजियोलॉजी है। थर्मोरेगुलेशन मतलब टेम्परेचर मेंटेनेंस। तो क्यों टेम्परेचर मेंटेनेंस? हमें तो थर्मोरेगुलेशन ऑलरेडी होता है, वी डू हैव अ वेरी स्पेशलाइज्ड फिजियोलॉजी फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। तो ये होने के बाद भी जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उससे पूरी अच्छी तरह से होने के लिए, मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म के लिए आपकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक से सुनिए, 2 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शुड बी लेस देन 37 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें से 2 से 5 या 7 डिग्री सेल्सियस को मिटा दीजिए, आपको मिल जाएगा 32 से 30 तक। तो इतना टेम्परेचर कम चाहिए होता है किसके लिए? फॉर दी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये टेम्परेचर कैसे मेंटेन करो, कैसे कर सकता था नेचर? तो उसने टेस्टिस को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बना दिया, स्क्रॉटम में डाल दिया। हाँ, अभी डार्टस ट्यूनिक मसल जो लिखा है मैंने यहाँ पर, उसका एक फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। यूजुअली ये जो डार्टस ट्यूनिक मसल्स होता है ना, ये कंटिन्यूअसली एक स्लो मूवमेंट दिखाता है, और डार्टस ट्यूनिक मसल्स थर्मोरेगुलेशन कैसे करता है वो भी आपको एज अ फिजियोलॉजी पता होना चाहिए। तो यूजुअली जो समर डेज होते हैं ना, समर डेज जब ऑलरेडी एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज्यादा होता है, एट दैट टाइम ये जो डार्टस ट्यूनिक मसल्स होता है ना, ये स्क्रॉटम को डिसेंड कर देता है और भी नीचे धकेल देता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 से ज्यादा, अगर बॉडी के टच में रहोगे तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, एज इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर होने लग जाएगा। तो नॉर्मली जो समर डेज होती है ना, उसमें ये डार्टस ट्यूनिक मसल क्या कर देती है? टेस्टिस को और ज्यादा डिसेंड कर देती है। दे कीप द टेस्टिस मोर अवे फ्रॉम द बॉडी सो दैट द टेम्परेचर विल बी लेस। और वही कंडीशन एग्जैक्टली रिवर्स हो जाती है विंटर सीजन में। विंटर सीजन में ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होता है, इतना कम टेम्परेचर होता है कि डार्टस ट्यूनिक मसल्स टेस्टिस को इतना अट्रैक्ट कर लेती है, इतना कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, सॉरी मैं अट्रैक्ट बोला था, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है टुवर्ड्स द एब्डोमेन, टुवर्ड्स द बॉडी, कि इट इज एज गुड एज यू कैन से इट इज वेरी क्लोज टू द बॉडी। तो ये जो होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ये करने का काम होता है बच्चों डार्टस ट्यूनिक मसल का। तो ऐसे थर्मोरेगुलेशन होता है टेस्टिस का या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए।
तो चलो ये था मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आपने पोजीशन देखा, मेसोडर्मल देखा, स्क्रॉटम के कंपार्टमेंट, स्क्रॉटम की टिश्यू, और हाँ एक छोटा सा टॉपिक मैं भूल गया मॉर्फोलॉजी में बताने के लिए। बच्चों ये डायग्राम में अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा कनेक्शन दिखता है जो टेस्टिस को और स्क्रॉटम को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है, और ये छोटा सा बैंड होता है कनेक्टिव टिश्यू का जिसे हम बोलते हैं ग्यूबरनैकुलम। ग्यूबरनैकुलम। तो ये जो ग्यूबरनैकुलम होता है, इट इज अ स्मॉल कनेक्टिव और कनेक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट लाइज बिटवीन टेस्टिस एंड स्क्रॉटम। स्क्रॉटम और टेस्टिस के बीच में जो छोटा सा कनेक्शन होता है दैट हेल्प्स दैट टेस्टिस टू बी इन अ प्रॉपर पोजीशन इन अ स्क्रॉटम, क्योंकि स्क्रॉटम में ये टेस्टिस यहाँ वहाँ या आपकी अपनी जो खुद की पोजीशन होती है उसे ना छोड़े, इसके लिए छोटा सा कनेक्शन बनाना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं ग्यूबरनैकुलम। तो ये था टेस्टिस के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। चलो अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों, टीएस ऑफ टेस्टिस, मतलब आगे बढ़ते हैं टेस्टिस के एनाटॉमी की तरफ। तो एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस में आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। सी आई विल ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम, लेकिन मैं डायग्राम अगर बनाऊंगा तो बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई आई विल अपील यू कि आप प्लीज कोई भी टेक्स्ट बुक सामने ले लीजिए और उसमें वो डायग्राम देख लीजिए। अगर आपके पास स्टेट की टेक्स्ट बुक है तो मेरे पास तो अभी नई स्टेट की टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन जो है उसमें पेज नंबर है 228, पेज नंबर 228। तो प्लीज आ जाइए और टीएस ऑफ टेस्टिस देखिए। तो एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, किसी भी स्ट्रक्चर की एनाटॉमी पढ़नी हो तो आपको उसको अलग अलग सेक्शंस में पढ़ना पड़ता है, जिसे हम हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे यूजुअली एनाटॉमी हम पढ़ते हैं टी एस ऑफ टेस्टिस। बिफोर सॉरी, यहाँ पे मैंने ईएस लिख दिया। ये ईएस और आईएस का क्या डिफरेंस है ये भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको दोनों गोनैड्स के बारे में बात करनी हो तो आपको लगाना पड़ता है ईएस, टेस्टिस, टीईएस। और अगर आप किसी सिंगल गोनैड के बारे में डिस्कशन कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ता है आईएस। सेक्शन तो हम एक ही गोनैड का लेते हैं, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया आईएस। तो टेस्टिस, तो बच्चों ये जो टेस्टिस होती है इसका एनाटॉमी अगर आपको पढ़ना है तो आप ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं। तो ट्रांसफर सेक्शन में आपको कुछ ऐसा डायग्राम मिल जाता है। आई विल ट्राई टू ड्रॉ दैट डायग्राम इन रफ मैनर, पर प्लीज आप रेफरेंस लीजिए अच्छा टेक्स्ट बुक से। ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, मैं सबसे पहले तो क्लियर कर देता हूँ कि स्क्रॉटम जब आप ये लेते हो गोनैड या टेस्टिस लेते हो, उसे जब आप ट्रांसफर सेक्शन के थ्रू अगर देखते हो तो आपको 3 लेयर्स दिखती है बच्चों। और ये 3 लेयर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है बहुत सारे बच्चों के लिए। मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी देने वाला हूँ, तो प्लीज अच्छे से सुनिए। मैं 3 कलर के साथ 3 लेयर बना देता हूँ। तो यू कैन distinctly see here outermost red, middle black and innermost blue। तो बच्चों यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक ये देने जा रहा हूँ। मेरे पास जो शॉर्ट ट्रिक है वो है, आपको याद रखना है VAT इन सीक्वेंस। V जो ब्लैक वाला होता है उसे याद रखना है A, और जो ब्लू वाला है उसे याद रखना है T। VAT वैट, ये याद रखना है आपको। तो टीएस में सबसे पहले आपको जो मेम्ब्रेन्स लगते हैं, तो ये 3 मेम्ब्रेन होते हैं, इनका नाम कैसे याद रखें इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे दी है। तो ये होती है VAT। बच्चों जो सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली, हाँ, तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस। उसके बाद जो बीच वाली लेयर होती है ब्लैक कलर की, यहाँ पे ब्लैक कलर की एक्चुअल में नहीं होती है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसका नाम होता है बच्चों ट्यूनिका वैस्कुलरिस। तो ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया और ट्यूनिका वैस्कुलरिस। मैं एक बार फिर से क्लियर कर लेता हूँ। टेस्टिस एक्सटर्नली कवर्ड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अल्बुजिनिया की 2 लेयर्स है, 2 सतह है, एक एक्सटर्नल है एक इंटरनल है।
तो एल्ब्यूजिनिया के बाहर की तरफ भी एक लेयर होती है, ये होती है ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस को अगर आपको अच्छी तरह से याद रखना है तो एक चीज आप बहुत अच्छी तरह से याद रखो कि ये जो ट्यूनिका वेजिनालिस होता है ना बच्चों, ये कंटिन्यूशन होता है जो पेरिटोनियम होता है ना, पेरिटोनियम जिसे हम बोलते हैं लाइनिंग ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन का जो लाइनिंग होता है उसे पेरिटोनियम बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने क्रिप्टोकैडिज्म पढ़ाते वक्त आपको बोला था कि यूजुअली 7th मंथ तक ये जो टेस्टिस होती है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ह्यूमन मेल्स में, वो होते हैं एब्डोमिनल, और 7वें महीने के बाद वो डिसेंड हो जाती है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई एब्डोमिनल कंटेंट इन्ग्वाइनल कैनल के थ्रू एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन में जा रहा है, तो वो जाते जाते उसके साथ जो उसका एक्सटर्नल लेयर होगा ना बच्चों, वो भी डिसेंड कर जाएगा। तो ये जो ट्यूनिका वेजिनालिस होता है ये कंटिन्यूएशन होता है पेरिटोनियम का, पेरिटोनियम का। उसके बाद आता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो प्रोटेक्टिव होता है किसके लिए, तो टेस्टिस के लिए। आउटर मोस्ट लेयर में आप टीएस के डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ट्यूनिका अल्बुजिनिया लिख दिया है। और ट्यूनिका अल्बुजिनिया का जो इनर सरफेस होता है, समझ लीजिए ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया है। तो ट्यूनिका अल्बुजिनिया को दो सरफेस है बच्चों, सबसे पहला है ऊपर वाला और दूसरा है अंदर वाला। जो अंदर वाला सरफेस होता है ना बच्चों, इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलरिस, और उसके ऊपर की जो सतह होती है हम उसे बोलते हैं वेजिनालिस। तो आप समझ चुके होंगे शायद ये अल्बुजिनिया है, इसकी अंदर की सतह, अंदर की लेयर के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसका नाम होता है ट्यूनिका वेस्कुलरिस। वेस्कुलरिस ये नाम आप जब पढ़ते हो तो आपको याद रखना है, वेस्कुलर का मतलब होता है सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो वेस्कुलरिस मतलब इसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, तो डेफिनेटली इट इज वेरी फाइन एंड सप्लाइड विद रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो ऐसी जो लेयर होती है इसका नाम होता है ट्यूनिका वेस्कुलरिस। तो मेम्ब्रेन आपको समझ में आ चुके होंगे। तो मेम्ब्रेन का पार्ट खत्म करने के बाद हम अंदर जाते हैं। तो एज सुन एज यू विल एंटर द डायग्राम, आप डायग्राम के अंदर चले जाने के बाद आपको आपको ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिखते हैं बच्चों। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दीज स्ट्रक्चर्स, स्फेरिकल बिगर सर्कल लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इससे पहले एक छोटा सा क्रोनोलॉजी है, वो पढ़ लीजिए। किसी भी एक टेस्टिस में यूजुअली एक नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो किसी भी टेस्टिस में ऑन एन एवरेज 200 टू 300, जस्ट टू मेक इट श्योर, मैंने बुक में देख लिया 200 टू 300, किसी टेक्स्ट बुक में 250 भी दिया होगा तो चल जाएगा, क्योंकि रेंज होता है बच्चों 200 टू 300। इतनी सारी क्या होती है, लोब्यूल्स होती है। मतलब जैसे कोई एक बंगलो या प्लॉट होता है, वो रूम्स में बटा हुआ होता है, एग्जैक्टली सिमिलर। तो एक जो टेस्टिस होती है वो लोब्यूल्स में बटी हुई होती है, और एक लोब्यूल में 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, अगर आपने 250 ले लिए और इंटू मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया एक कंपार्टमेंट में, तो आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। बट यूजुअली मैंने यहाँ पे 3 ड्रॉ कर दिए है। अलॉन्ग विद दिस आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में आपको ऐसे कुछ सेल के बंचेस दिखते हैं। तो ये जो बंचेस ऑफ सेल्स होते हैं बच्चों, इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है, और ये जो सेल्स होती है इन्हें बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स। तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती है इनका फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बात करते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो जो एक्सटर्नली इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल क्यूब शेप की वजह से, जर्मिनल क्यूब क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स है, जर्म सेल्स है, इसमें मियोसिस होता है। तो एक्सटर्नली दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज lined by cuboidal germinal epithelium that will act as MMC, मेगास्पोर मदर सेल जैसा काम करती है। इट विल अंडरगो मियोसिस, और बाद में आप डायग्राम में देख सकते हो कि इससे ऐसे बहुत सारे स्पर्मेटिड्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये प्रोग्रेसिवली 2-3 फेजेस के थ्रू जाते हैं। स्पर्मेटिड्स विल बिकम प्राइमरी स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटिड, उसके बाद स्पर्मेटोजोआ,
और सबसे आखिर में वो बन जाते हैं बच्चों मैच्योर्ड स्पर्म्स। तो ये हो गया जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम के साथ साथ वही डायग्राम में आप क्या देख सकते हो, तो अलॉन्ग विद जर्मिनल एपिथेलियम बीच बीच में आपको ऐसी थोड़ी सी कुछ अलग हटके शेप वाली, टूथ शेप वाली ऐसी कुछ सेल्स दिखती है। और सबसे जरूरी बात, ये जो सेल होती है इसके आजू बाजू में आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ना इमैच्योर्ड वाले, वो उस पर आप बोल सकते हो कि दे आर अटैच्ड टू दैट सेल। तो ये जो सेल होती है ना, ये सेल को हम बोलते हैं सेरोटोली सेल्स, सेरोटोली सेल, या अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ नर्स सेल, नर्स सेल। बच्चों जर्मिनल एपिथेलियम का फंक्शन होता है सिर्फ इट विल अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस दिस स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करना जर्मिनल एपिथेलियम का काम होता है, लेकिन उनका पूरा मेंटेनेंस मतलब उनका नरिशमेंट का जो काम होता है बच्चों, ये होता है सेरोटोली सेल का। तो सेरोटोली सेल हो जाने के बाद ये जो स्पर्म्स होते हैं ये 3 अलग अलग फेजेस के थ्रू मैच्योर्ड होते हैं। तो जो यहाँ पर है वही सभी सेल्स में होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल्स होती है, एक होती है जर्मिनल एपिथेलियम और दूसरी होती है सेरोटोली। जर्मिनल एपिथेलियम अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस मेल गैमेट दैट मींस स्पर्म्स, और जो सेरोटोली सेल्स होती है वो उन्हें मैच्योर करने का काम करती है। तो चलो उसके बाद क्या होता है, ये जो पूरे स्पर्म्स होते हैं वो पूरे मैच्योर हो जाने के बाद ये छोटा सा आपको जो बीच में सेंटर में स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चर को मैं ऐसे 3 डायमेंशन में लेता हूँ। तो ये यहाँ पे बीच में है, तो यहाँ से वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और वो जो कॉर्ड्स कनेक्ट होती है ना बच्चों, उनको कहा जाता है रेटी टेस्टिस, उनको कहा जाता है रेटी टेस्टिस। मतलब हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में एक छोटा सा डक्ट होता है, एक होल होता है, जहां से मैच्योर्ड स्पर्म पास होते हैं टुवर्ड्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आपको मैंने कैलकुलेशन करने को बोला था, तो जितने भी ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए एक छोटा सा कैपिलरी का नेटवर्क यूज करते हैं, उसे बोलते हैं रेटी टेस्टिस। तो ये जो रेटी टेस्टिस होती है बच्चों, वो भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ कन्वर्जेंस। तो वो कन्वर्ज हो जाने के बाद फॉर्म हो जाता है एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस कन्वर्ज हो जाने के बाद बन जाता है बच्चों एक्सट्रीमली सॉरी मैं थोड़ा सा गलत हो गया हूँ। रेटी टेस्टिस कन्वर्ज हो जाने के बाद वैसा इफ्रेंशिया बनती है, और वैसा इफ्रेंशिया कन्वर्ज होने के बाद बन जाता है एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस आगे जाकर कंटिन्यू हो जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड या वैसा डिफरेंशिया। प्लीज वो थोड़ा सा वो गलती वाला पार्ट आप इग्नोर कर दीजिए और सीक्वेंस याद रखिए। तो रेटी टेस्टिस ने कनेक्ट कर दिया सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। तो आपको यहाँ पे फंक्शन समझ में आया है। अभी टीएस में सिर्फ एक ही सेल बाकी है जिसका फंक्शन मुझे बताना है, और वो है बच्चों इंटरस्टिशियल सेल्स। एज द नेम सजेस्ट, इंटर मतलब बीच में, स्टिशियल सेल्स मतलब होता है 2 सेल्स के बीच में जो सेल्स होती है। सो बंच ऑफ सेल्स लाइक यू कैन से बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ऐसी जो सेल्स होती है इनका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स, या इन्हें एक साइंटिस्ट के नाम से लेडिक सेल्स ऐसा भी कहा जाता है, लेडिक्स सेल्स। तो ये जो लेडिक सेल्स होती है ना, या इंटरस्टिशियल सेल्स, इनका काम क्या होता है बच्चों, दे प्रोड्यूसेस मेल सेक्स हार्मोन जिसे बोला जाता है टेस्टोस्टेरॉन। तो सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इज द फंक्शन ऑफ लेडिक सेल्स, या आप बोल सकते हो इंटरस्टिशियल सेल्स। तो क्या काम होता है क्या होता है फंक्शन टेस्टोस्टेरॉन का। तो टेस्टोस्टेरॉन जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं ना बच्चों, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ आपको बता देता हूँ कि जो भी मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो सभी डेवलप करने का काम होता है किसका, लेडिक सेल्स के सिक्रीशंस का, मतलब जो टेस्टोस्टेरॉन होता है उसका। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, जिसमें हमने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस से शुरुआत की थी, और यहाँ पे खत्म कर दिया मैंने टेस्टिस के एनाटॉमी तक। तो ये था आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकेंडरी ऑर्गन्स है, मतलब ट्यूब्यूल्स जितने भी होते हैं वो ट्यूब्यूल्स, उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स, और जो कॉपुलेशन का ऑर्गन होता है, ये हम कल पढ़ लेंगे। और अगर हमें समय मिलता है कन्वीनियंटली तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शुरुआत कर देंगे। पर तब तक के लिए बाय बाय।